बिहार स्टेट प्रैक्टिस सेट नंबर 10 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से क्या प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में जरूरी आवश्यकता नहीं है? प्रतिपुष्टि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में आवश्यक नहीं है। योजनाबद्ध अधिगम लचीला पाठ्यक्रम आदि प्रौढ़ शिक्षा के लिए जरूरी आवश्यकता है। एक का हो जाएगा डी। सर्वव्यापक प्रतिरक्षीकरण का लक्ष्य निश्चित किया गया। सार्वभौमिक प्रतिरक्षीकरण का लक्ष्य विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा यूनिसेफ की मदद से तय किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO मुख्यालय जिनेवा और यूनिसेफ की मदद से इस प्रतिरक्षण कार्यक्रम को संचालित कर 6 बीमारियां डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनेस, पोलियो, मिजल्स तथा क्षय रोग की विरोध रिको द्वारा पूर्णतः नियंत्रण के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत सन 2000 तक विश्व के सारे बच्चों को उक्त बीमारी से सुरक्षा प्रदान करना था। तो 2 का ए हो जाएगा। 3 में है, कार्यक्रम के उद्देश्य तथा पूर्व निर्धारित सूचक पर आधारित प्रोजेक्ट की प्रगति का आकलन करने की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है? कार्यक्रम के उद्देश्य तथा पूर्व निर्धारित सूचक पर आधारित प्रोजेक्ट की प्रगति का आकलन करने की प्रक्रिया मॉनिटरिंग निगरानी नाम से जानी जाती है। 3 का हो जाएगा सी। निम्न में से कौन सा संप्रेषण माध्यम पहले प्रारंभ हुआ? तो 4 संप्रेषण माध्यम के अंतर्गत सर्वप्रथम छापने की विधि का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत सूचना या संदेश को लिखकर या छापकर्ता प्राप्तकर्ता तक प्रेषित किया जाता था। तो 4 का ए हो जाएगा। 5 में एक एक्सटेंशन कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए एक परस्पर संवादात्मक PLA उपकरण। तो 5 एक एक्सटेंशन कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए एक परस्पर संवादात्मक PLA उपकरण मौसमी आरेखन सेशनल डायग्रामिंग के लिए प्रयोग होता है। 5 का बी हो जाएगा। 6 में है, विज्ञान संचार के निम्नलिखित कार्य पर आधारित है। प्रभाव विज्ञापन संचार के कार्य पर आधारित है। प्रसार कार्यकर्ता सूचनावाहक को संदेश देने से पूर्व विषय के बारे में यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि उसके श्रोता किस प्रकार का संदेश चाहता है और किस विधि द्वारा उन्हें अधिक जानकारी दी जा सकती है। 6 का सी हो जाएगा। प्रभाव। 7 में प्रसार शिक्षा स्कूल के बाहर दी जाने वाली एक व्यवस्था है जिसमें प्रौढ़ व युवा व्यक्ति करके सीखते हैं। यह कथन है। प्रसिद्ध शिक्षाविद D.S. मीगर महोदय ने प्रसार शिक्षा को परिभाषित करते हुए लिखा है कि प्रसार शिक्षा स्कूल के बाहर दी जाने वाली एक व्यवस्था है जिसमें प्रौढ़ व युवा व्यक्ति करके सीखते हैं। तो 7 का सी हो जाएगा। 8 में है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? प्रकाशीय भंडारण सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। प्रकाशीय भंडारण श्रव्य और आंकड़ों का भंडारण है। इसे CD के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। 8 का हो जाएगा सी। 9 में है, विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शनल फूड परफॉर्मेंस इन द बॉडी। भोजन शरीर में निम्न में से कौन सा कार्य करते हैं? भोजन शब्द का प्रयोग उन सभी पदार्थों से किया जा सकता है जो खाया जाए या जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करे एवं जिसे हमें आसानी से पचा सके, जिससे ऊर्जा मिलती है, जो हमारी अनेक गतिविधि में सहायक है, उस पदार्थ को भोजन कहा जाता है। भोजन हमारे शरीर के लिए निम्न कार्य करते हैं: शारीरिक कार्य, सामाजिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य। तो 9 का हो जाएगा डी। 10 में है, किस विधि से पकाया गया भोजन पौष्टिक व सुपाच्य होता है? वाष्प द्वारा पकाया गया भोजन पौष्टिक और सुपाच्य होता है। इस विधि के अंतर्गत खाद्य सामग्री को पकाने के लिए आवश्यक ताप वाष्प के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। इस विधि में खाद्य सामग्री के पोषक तत्व बहुत कम मात्रा में ही नष्ट होते हैं। प्रेशर कुकर में भोजन वाष्प के दाब किन कारणों के माध्यम से पकता है? तो 10 का हो जाएगा सी, वाष्प द्वारा पकता है। ठीक है। 11 में है, कला का सिद्धांत है। जब कलाकार चित्रकारी करता है तो चित्रकला के विभिन्न तत्व यथा रेखा, रंग, रूप, तन आदि को सुनियोजित व कलात्मक रूप से
प्रयोग करके अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति चित्र रूप में करता है तो यह संयोजन कहलाता है। संयोजन की प्रभावित करने वाले तत्व का प्रयोग कला के सिद्धांत या संयोजन के सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। ये सिद्धांत मुख्य रूप से 5 है: अनुपात, संतुलन, बल, लय, दबाव। इस प्रकार कला के कम महत्वपूर्ण सिद्धांत भी हैं जो इस प्रकार है: नंबरवार, क्रमवार, विकिरण, समानांतर, परिवर्तन, समरूपता, विपरीतता। 11 का हो जाएगा सी, संतुलन। माप के पैमानों को बढ़ते क्रम में क्रमबद्ध किए गए सही कथन का चयन कीजिए। माप के पैमानों को बढ़ते क्रम में क्रमबद्ध किए गए सही कथन है चयन, नाम, सूचक, क्रम सूचक, अंतराल, अनुपात। क्या है? चयन, नाम, सूचक, क्रम सूचक, अंतराल, अनुपात। 12 का हो जाएगा बी, घरेलू कार्यों को करने के लिए कितने प्रकार के ईंधन प्रयोग में लाए जाते हैं? घरेलू कार्य को करने के लिए 2 प्रकार के ईंधन होते हैं। लकड़ी, कोयला आदि ठोस के अंतर्गत आते हैं, जबकि मिट्टी का तेल व एलपीजी ये द्रव्य के रूप में आते हैं। तो 13 का क्या हो जाएगा? ए, 2 प्रकार। ठीक है, मिट्टी तेल और एलपीजी द्रव्य के रूप में 2 प्रकार। ठीक है। 14 में मानव संसाधन हुए हैं जो मानव संसाधन व्यक्ति में अंतर्निहित होते हैं। साधनों को मानवीय और अमानवीय समूह में वर्गीकृत किया गया है जो इस प्रकार है: मानवीय साधन परिवार के सदस्य की योग्यता और कौशल जिसमें जन्मजात और अर्जित दोनों सम्मिलित हैं। 2 में अभिवृत्तियाँ क्रिया को क्रियान्वित करने के संबंध में विचारधारा या भावना यह लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु बहुत शक्तिशाली तत्व होता है। ज्ञान और शक्ति। 14 का हो जाएगा सी, व्यक्तियों में अंतर्निहित है। ठीक है। 15 में है डॉट डॉट अर्जन आनंद अर्जन के रूप में संदर्भित है तो आत्मिक अर्जन आनंद अर्जन के रूप में संदर्भित है। 15 का हो जाएगा सी। 16 में व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। मूल्य, लक्ष्य, स्तर व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। मूल्य हमें मानवीय व्यवहार की प्रेरणा देने वाले होते हैं। लक्ष्य वह मंजिल है जहां पहुंचने का हम प्रयास करते हैं तथा स्तर जीवन को रहने योग्य बनाते हैं। ये तीनों एक दूसरे के पूरक है। 16 का हो जाएगा सी, मूल्य, लक्ष्य, स्तर। ठीक है। 17 में परिवार नियोजन का कार्य करने का उद्देश्य मानव जीवन पर प्रतिबंध लगाना नहीं है बल्कि उसको समृद्ध बनाना है। यह कथन तो 17 का हो जाएगा ए, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कर परिवार की समृद्धि हेतु परिवार नियोजन को परिभाषित करते हुए डॉक्टर जी.के. अग्रवाल ने लिखा है कि परिवार नियोजन के कार्य का उद्देश्य मानव जीवन पर प्रतिबंध लगाना नहीं है बल्कि उसको समृद्ध बनाना है। तो 17 को क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, डॉक्टर जी.के. अग्रवाल ने मत। 18 में एक समय में पैदा हुए लोग विशेष ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थिति में प्रभावित होते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? एक समय में पैदा हुए लोग विशेष ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थितियों से प्रभावित होते हैं उसे पलटन प्रभाव यानी क्या है, कोहॉर्ट इफेक्ट कहते हैं। 18 का डी हो जाएगा, पलटन प्रभाव, कोहॉर्ट। 19 में है प्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है। एक व्यक्ति की प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत वेतन, बोनस, पेंशन, मजदूरी, व्यापार के आय व कमीशन आदि को शामिल किया जाता है, जबकि शिक्षा सुविधा, रहने की सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा, जल व बिजली की सुविधा इत्यादि आय के प्रत्यक्ष साधन नहीं है बल्कि सहायक सुविधाएं हैं जिसको प्राप्त करके व्यक्ति और अधिक प्रेरणापूर्वक कार्य करता है। 19 का हो जाएगा डी, शिक्षा सुविधा। ठीक है। 20 में है ग्रीस क्या है, ग्रीस के दाग को हटाने के लिए किस प्रकार के अभिकर्मक का प्रयोग करना चाहिए? 20 का हो जाएगा मुल्तानी मिट्टी या फ्रेंच चौक अभिकर्मक को प्रयोग करके ग्रीस के दाग धब्बे घटाए जा सकते हैं। 20 का हो जाएगा डी। ठीक है। 21 में है छोटे कद की स्त्री को प्रमुखता से निम्न में से कैसे वस्त्र पहनने चाहिए? छोटे कद तथा मोटे फिगर की स्त्री को लंबी धारी के वस्त्र पहनने चाहिए तथा अत्यधिक लंबे कद की स्त्री को आड़ी धारी के वस्त्र पहनने चाहिए। लंबी रेखाएं लंबाई अर्थात ऊंचाई का आभास कराती है, आड़ी रेखाएं चौड़ाई बढ़ाने का आभास देती है। ठीक है। 21 का हो जाएगा बी। 22 में है इस विधि से कपड़े पर चुने हुए
स्थान से रंग हटाकर नमूने बनाए जाते हैं। डिस्चार्ज छपाई से कपड़े पर चुने गए स्थान से रंग हटाकर नमूने बनाए जाते हैं। इस छपाई को अधिकतर गहरे रंग की पृष्ठभूमि वाले स्थानों पर किया जाता है। डिस्चार्ज छपाई भी रोलरों की सहायता से की जाती है। तो 22 का क्या हो जाएगा? ए, डिस्चार्ज छपाई। 23 में है बेसिक डाई किसमें घुलनशील होते हैं? बेसिक डाई क्षारीय रंग जल में घुलनशील होते हैं। बेसिक डाई सभी संश्लेषित रेशों से क्षारीय रंगों का ही सबसे पहले आविष्कार हुआ था। ये रंग क्षारीय प्रकृति के होते हैं। मौलिक रूप से ये कार्बनिक अम्लों के लवण होते हैं, अतः इनसे सेलुलोज एवं प्राणिज ऊनी रेशमी दोनों ही प्रकार के रेशों को रंगने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो 23 का हो जाएगा सी। 23 का हो जाएगा सी, यानी कि क्या है? बेसिक डाई जल में बिना परिसज्जा के। 24 में है बिना परिसज्जा के कपड़ा आकर्षक व भद्दा लगता है। वह न तो देखने में ही अच्छा लगता है और न ही पहनने में परिसज्जा न होने से कपड़ा मजबूत भी नहीं होता। तो 24 का हो जाएगा सी, कपड़ा अनाकर्षक लगता है। ठीक है, बिना परिसज्जा के। कैलेंडरिंग को शामिल किया जाता है 25 में। कैलेंडरिंग को आधारीय परिसज्जा में शामिल किया जाता है। कैलेंडरिंग कपड़ा परिसंस्करण प्रक्रिया सुचारू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोट या एक समान पतले वस्त्र के साथ कपड़े को उच्च तापमान और दबाव पर कैलेंडर रोलर्स के बीच पारित किया जाता है। फिर कपड़े को रोलर्स के माध्यम से चलाया जाता है और जो सतह को पॉलिश करते हैं और कपड़े को चिकना करते हैं। तो 25 का क्या होगा? सी। 25 का सी, आधारीय परिसज्जा में। ठीक है। 26 कपड़े में ट्विल बुनाई से डॉट का प्रभाव देता है। ट्विल बुनाई से निर्मित वस्त्र अन्य बुनाई की अपेक्षा टिकाऊ होती है। इस बुनाई से निर्मित वस्त्र की सतह पर तिरछी धारियाँ डायगोनल स्ट्रिप्स दिखाई देती है। ट्विल बुनाई के प्रकार डायमंड, लहरदार, नुकीली ट्विल, गुथी ट्विल आदि। 26 का सी हो जाएगा। 27 में है 26 का ट्विल, 1 मिनट, 26 का सी हो जाएगा तिरछी रेखा। कपड़े में ट्विल बुनाई तिरछी रेखा। ठीक है। 25 का क्या था? सामान्य परिसज्जा। 25 का सी था, आधारीय परिसज्जा। ओके। 27 में कपड़े में ट्विल बुनाई तो तिरछी रेखा, तिरछी रेखा। और 26 में भी है, 1 मिनट, 26 का भी सी है और 27 का भी सी है, तिरछी रेखा। कपड़े में ट्विल बुनाई प्रभाव तिरछी रेखा, कपड़े में ट्विल बुनाई से प्रभाव हो जाता है। दोनों सेमी क्वेश्चन है। तिरछी ग्रेन का अर्थ है 28 होलन शेल्डर एवं लैंगफोर्ड के अनुसार ग्रेन वह शब्द है जो बुने हुए वस्त्र में ताने और भराव के सूत्रों की स्थिति को दर्शाता है। ग्रेन की स्थिति निम्नानुसार है। किसी भी ताने के सूत्र में लंबवत ग्रेन, लेंथवाइज ग्रेन की स्थिति होती है। किसी भी भराव के सूत्र में आरे ग्रेन, क्रॉसवाइज ग्रेन होते हैं। वास्तविक व्यास, ट्रू व्यास एक चौकोर की तिरछी स्थिति होती है। गारमेंट्स वस्त्र की वह स्थिति है जो वास्तविक व्यास और या तो लंबवत या आरे ग्रेन के मध्य होती है। 28 का हो जाएगा बी, कपड़े में धागे की दिशा। ठीक है। ओके। 29 ढाका का मलमल का निर्माण होता है। ढाके के मलमल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि पूरे थान को केवल एक छाटी सी अंगूठी से में निकाला जा सकता है। ढाका का मलमल सूती रेशे से बनाया जाता है। वस्त्रों के गुण उसकी सुंदरता, अलौकिकता एवं उत्कृष्टता के आधार पर कलाकार उन्हें विविध प्रकार के सुंदर सुंदर नामों से अलंकृत करते थे, जैसे आबेरावा, बहता पानी, बपते हवा यानी हवा से भी हल्का, शबनम ओश, मलमल खास, अर्थात विकल्प ए सही है। ठीक है। सूती रेशों से क्रॉस लिंकेज व साइड चेन अधिकांशतः पाई जाती है। तो 30 का क्या हो जाएगा? क्रॉस लिंकेज साइड चेन अधिकांश प्रोटीन रेशे में पाई जाती है। कपास व लिनन के रेशों में कार्बोक्सिल समूह होता है। ठीक है। 30 क्या हो जाएगा? सी, प्रोटीन रेशे। वह धागे जो रेशों की संपूर्ण लंबाई में फैले होते हैं। 31 वह धागे रेशे के संपूर्ण में फैले होते हैं, वार्प धागे कहलाते हैं। अधिकांश वस्त्रों का निर्माण इसी विधि से होता है। इस वस्त्र निर्माण के लिए दोनों ओर से धागे लगते हैं, इसी को रैंप कहा जाता है। 31 का हो जाएगा बी, निम्न नोवल्टी यार्न धागा नहीं है। 32 में है निम्न नोवल्टी यार्न धागा नहीं है। तो क्या होगा? मल्टीपल प्लाई नोवल्टी
धागा नहीं है। 32 का डी हो जाएगा। 33 में है सूती कपड़े को निम्न द्वारा सिकुड़ने से बचाया जा सकता है। सेल्फ-राइजिंग एक व्यापारिक चिन्ह ट्रेडमार्क है जो इस बात की गारंटी देता है कि बार बार धुलाई के बाद भी वस्त्र नहीं सिकुड़ेगा। अतः सेल्फ-राइजिंग परिचर्या वस्त्र को सिकुड़ने से रोकने के लिए किया जाता है। सेल्फ-राइजिंग प्रक्रिया के लिए जिस मशीन का उपयोग किया जाता है उसमें वाष्प द्वारा गर्म रोलर्स लगे होते हैं। वस्त्र को इन रोलर से सीधे न गुजार कर रोलर में लगे कंबलों के बीच से होकर गुजारा जाता है। कंबल होने के कारण रोलर के दबाव से वस्त्र उतने ही खिंचते अथवा दबते हैं जितनी उनकी स्वाभाविक क्षमता होती है। इस प्रकार वस्त्र बार बार की धुलाई के उपरांत भी नहीं सिकुड़ते हैं। तो 33 का हो जाएगा बी। एक मिनट, 33 हो गया। 34 में है तंतु जिसकी पानी सोखने की क्षमता कम है। नायलॉन बहुत अधिक आर्द्रता को अवशोषित नहीं कर पाता है। नायलॉन से बने वस्त्र पूरी तरह से गीले नहीं होते। नायलॉन का कपड़ा चिकना होता है, अधिकांश पानी सतह से ही फिसल जाता है। तो 34 का क्या हो जाएगा? नायलॉन। तंतु जिसकी पानी सोखने की क्षमता कम होती है तो नायलॉन है। कृत्रिम रेशे के अंतर्गत निम्नलिखित कपड़े आते हैं। 35 जिन रेशों का निर्माण मनुष्य द्वारा स्वयं किया जाता है कृत्रिम रेशा कहलाते हैं। कृत्रिम रेशा के अंतर्गत नायलॉन तथा इससे बने वस्त्र पॉलिस्टर, टेरिकॉट आदि आते हैं, जबकि कपास, पटसन, रेशम तथा ऊन आदि पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं, अतः ये प्राकृतिक रेशे कहे जाते हैं। 35 का क्या हो जाएगा? सी, नायलॉन के कपड़े। ठीक है। पॉलीएमाइड रेशे हैं। पॉलीएमाइड रेशा नायलॉन फाइबर से। 36 का सी हो जाएगा। कौन स्वनिर्मित रेशम नहीं है? स्वनिर्मित रेशम नहीं है। 37 मुख्य रूप से रेशम दो प्रकार का पाया जाता है, स्वनिर्मित रेशे, उत्पादित रेशे। स्वनिर्मित रेशे 3 प्रकार के होते हैं, मूंगा रेशम, अरंडी रेशम, टसर रेशम, उत्पादित रेशम। 2 प्रकार का होता है, में है लपेटा हुआ रेशा, काता हुआ रेशा। ठीक है। तो 37 का बी और सी दोनों ऑप्शन इसमें दिया गया है, बी और सी, जैसे लपेटा रेशा, काता हुआ रेशा। 38 में क्या है? अरंडी के पेड़ों पर पाए जाने वाले नहीं, रेशमी कपड़ों पर लगे धब्बे को छुड़ाया जाता है। 38 में चिकनाई दाग धब्बे को छुड़ाने के लिए अवशोषण विधि का प्रयोग किया जाता है। बेसन, चोकर आटा, फ्रेंच चॉक, मुल्तानी मिट्टी, नमक, ब्रेड का चूड़ा, टेल्कम पाउडर आदि अवशोषक पदार्थ है। ये चिकनाई को सोख लेते हैं। इनका प्रयोग उन वस्त्रों पर किया जाता है जिन्हें साबुन पानी से छुड़ाना संभव नहीं है। रेशमी कपड़े पर लगे दाग धब्बे अवशोषण की विधि से छुड़ाया जा सकता है। ठीक है। 38 का ये हो जाएगा अवशोषण विधि। 39 में अरंडी के पेड़ों पर पाए जाने वाले कीड़े से कौन से रेशम का निर्माण होता है? तो अरंडी के पेड़ पर पाए जाने वाले कीड़ों से एरी रेशम का निर्माण होता है। अरंडी के पौधे छत्तीसगढ़ में बहुतायत से प्राप्त होते हैं और इसमें रेशम पालन एरी की अच्छी संभावनाएं छिपी है। छत्तीसगढ़ में इसी तरह शहतूत के पौधे पर कोसा कृमि पालन का कार्य किया जाता है। ये रेशम कीट अपने जीवन को बनाए रखने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में कोकून का निर्माण करते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर के कसारे पन्या सिल्क मिल में एरी सहित विभिन्न प्रजाति के पौधे से प्राप्त कोकूनों से आधुनिक मशीनों के माध्यम से उत्कृष्ट कोटि के रेशम धागे बनाने का कार्य किया जाता है। तो 39 का हो जाएगा डी, एरी रेशम। ठीक है। किस प्राकृतिक रेशे में सबसे अधिक लचीलापन पाया जाता है? 40 ऊन ऐसा प्राकृतिक रेशा है जिसमें सबसे अधिक लचीलापन पाया जाता है। ऊनी रेशे में अपना मौलिक आकार व आकृति प्राप्त करने का अद्भुत विलक्षण गुण विद्वान होता है। यह अपनी मौलिक लंबाई से 30 से 40% अधिक खींच जाने के पश्चात भी वास्तविक स्थिति में आ जाता है, इसलिए नाप न होने के बावजूद भी यह शरीर पर फिट बैठ जाता है। ठीक है। 40 का सी, ऊन। कपास तंतु 41 कपास तंतु अनुप्रस्थ काट में दिखाई देता है। 41 यदि कपास के तंतु की अनुप्रस्थ काट ली जाए तो उसके बीचों बीच एक लंबी नली सी दिखाई देती है, और यदि कपास के किसी तंतु को अनुदैर्ध्य काट में देखा जाए तो इसकी रचना चपटे बल खाए हुए फीते के समान प्रतीत होती है। तो 41 का क्या हो जाएगा? डी, लंबा। 42 The process of removing seeds from the fiber pods in called
कोये से बीज अलग करने की क्रिया कहलाती है। 42 का कपास के कोये में बीज व रेशे दोनों ही उपस्थिति होते हैं, अतः इन्हें ओटा जाता है। ओटने के कार्य हाथ अथवा गिनिंग मशीन के द्वारा होता है। इस प्रक्रिया से रेशे में उपस्थित धूलकण, पत्तियां, लकड़ी, छिलके, बीज आदि अलग कर दिए जाते हैं। 42 का क्या हो जाएगा? डी, गिनिंग। 43 लीलन फ्लेक्स का क्रॉस सेक्शन दर्शाता है कि वह सूक्ष्मदर्शी से देखने पर लीलन का रेशा गोल आकृति का, लंबा एवं सीधा दिखाई देता है, जिसके बीच बीच में बांस के समान गांठें दिखाई देती है। इसके दोनों सिरे नुकीले होते हैं। लीलन को क्रॉस सेक्शन में देखने पर लीलन बहुकोण या पंचकोणी होता है। तो 43 का क्या हो जाएगा? ए। ठीक है। 44 जलने के पश्चात लीलन के तंतु की राख का रंग होता है। 44 जलने के पश्चात लीलन के तंतु के राख का रंग भूरा होता है। इसको रेशा लंबा, नुकीला, चिकना तथा चमकदार होता है। इसकी लंबाई 10 से 40 होती है। इसकी चमक रेशम सिल्क के समान होती है। ताप का अच्छा सुचालक होता है, जिसके कारण जलने पर कागज जैसी गंध उत्पन्न होती है। इस पर कीड़े नहीं लगते हैं, परंतु फफूंदी लगती है। गीली अवस्था में इसकी मजबूती 20% बढ़ जाती है। उत्तम श्रेणी के लीलन का रेशा नीले रंग के फूल से प्राप्त होते हैं। तो 44 का ए होगा, भूरा। जलने के पश्चात लीलन के तंतु का राख भूरा हो जाता है। ठीक है। किसी वस्त्र की रगड़ने से उसकी सहनशीलता का परीक्षण लेने की विशेषता को कहते हैं। 45 रेशों में उपस्थित प्रतिस्कंधता, रेसिलेंसी के गुण के कारण ही वस्त्र में शीघ्रता से सिकुड़ नहीं पड़ती। वस्त्रों को दैनिक प्रयोग के बाद टांगना, मोड़ना अथवा लपेटना पड़ता है, जिससे उनकी तह अक्सर मुड़ जाती है अथवा विकृत हो जाती है, परंतु फिर भी वे वस्त्र प्रतिस्कंधता के गुण के कारण ही अपनी पूर्वाकृति प्राप्त कर लेती है, जैसे कि रेशम। ठीक है। 45 का क्या हो जाएगा? डी, रेजिलेंसी। ओके। 46 रेशे या वस्त्र की खुरदरी सतह पर रगड़ या घिसावट सहने की क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है? रेशे या वस्त्र की खुरदरी सतह पर रगड़ या घिसावट सहने की क्षमता अपघर्षण प्रतिरोधकता यानी एबर्सन रेसिस्टेंस कहलाती है। सूती वस्त्र के एक बार या 2 बार पहनने या प्रयोग करने से ही सिकुड़ पड़ जाती है। ऐसा कपास के रेशे में नगण्यता, प्रत्यास्थता एवं प्रतिस्कंधता के गुण सख्त अभाव के कारण होता है। कृत्रिम विधि से परिसज्जा व परिष्कृति देकर उन्हें सिकुड़ प्रतिरोधी बनाने का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। 46 का क्या हो जाएगा? बी, अपघर्षण प्रतिरोधकता। ओके। 47 नमी परीक्षण किस रेशे पर लागू होता है? नमी परीक्षण, मॉइस्चर टेस्ट। यह परीक्षण केवल लीलन एवं सूती वस्त्रों की पहचान के लिए की जाती है। इस परीक्षण में यह देखा जाता है कि कौन कौन सा वस्त्र कितनी शीघ्रता से और कितनी अधिक नमी को सोखने की क्षमता रखता है। सूती तथा लीलन वस्त्र नमी को सहजता से ग्रहण करते हैं। ठीक है। 47 का क्या हो जाएगा? ए, सूती। ओके। 48 में निश्चित अवधि के लिए भोजन उबलते बिंदु से नीचे को गर्म करने और उसे तुरंत ठंडा करने की निम्न में से कौन सी प्रक्रिया है? 48 निश्चित अवधि के लिए भोजन उबलते बिंदु से नीचे को गर्म करने और फिर उसे तुरंत ठंडा करने की निम्न में से पाश्चराइजेशन है। ओके। 48 का क्या? पाश्चराइजेशन। ठीक है। 49 सीधे भाप से पकाना, डायरेक्ट स्टीमिंग पकाने की एक विधि है जो सीधे भाप से पकाने की एक विधि है या गर्म करने की अप्रत्यक्ष विधि। वाष्प विधि में भोज्य पदार्थ का वाष्प के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क में लाकर पकाया जाता है। 49 के डी। घी, मक्खन, खाद्य तेल, शहद वाले मसाले, आटे तथा बेसन उत्पाद पर प्रमाण चिन्ह होते हैं। 50 का क्या होगा? घी, मक्खन, खाद्य तेल, शहद, दालें, मसाले, आटे तथा बेसन उत्पाद व एक मार्क प्रमाण चिन्ह होते हैं। ISI की स्थापना 1947 में की गई। FPO फल सब्जियों से बने पदार्थ का स्तर निर्धारित करने वाली संस्था है। ठीक है। तो 50 का ए हो जाएगा, एक मार्क। भोजन में उपयोग होने वाला इमल्सिफायर है। 51 भोजन में उपयोग होने वाला इमल्सिफायर लेसिथिन है। क्या है? लेसिथिन। 51 का सी हो जाएगा। ठीक है। 52 का क्या है? किसका उपयोग कर दूध से पनीर बनाया जाता है? तो एक 52 का आपका हो जाएगा
पनीर बनाने के लिए निम्न चीज़ों की ज़रूरत होती है। इस प्रकार छेने द्वारा छोड़ा पानी, रेनिन नींबू का रस आदि। पनीर बनाना, दूध को उबालकर इसे थोड़ा ठंडा करके नींबू या साइट्रिक अम्ल मिलाया जाता है, जिससे दूध की प्रोटीन कैसीन अलग हो जाती है। इस कैसीन को किसी सफ़ेद मलमल के कपड़े से छानकर अलग कर लिया जाता है। पनीर बनाने हेतु इसे वजन डालकर दबाया जाता है, जिसे कैसीन थक्के के रूप में अलग किया जाता है ताकि पनीर बनाया जा सके। 52 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। इनमें से सभी चुकंदर में पाया जाने वाला वर्णक है। एक मिनट जूम कर दो, क्लियर नहीं देख। हाँ, चुकंदर में पाया जाने वाला वर्णक है बीटालिन्स। चुकंदर में पाया जाने वाला वर्णक है। 53 का बी हो जाएगा। 54 एक प्रकार का टोस्टर जो तैयार होने के बाद वास्तव में टोस्ट को बाहर निकालता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? पॉप अप टोस्टर एक प्रकार का टोस्टर है जो तैयार होने के बाद वास्तव में टोस्ट को बाहर निकलता है। ठीक है, 54 का क्या हो जाएगा? डी, पॉप अप टोस्टर। 55 आइसक्रीम में आमतौर पर मिलाया जाने वाला अपमिश्रक कौन सा है? आइसक्रीम में आमतौर पर मिलाया जाने वाला अपमिश्रक मसले हुए आलू। बी, 55 का बी। 56 खाद्य मिलावट निरोधक अधिनियम की स्थापना की गई थी। खाद्य मिलावट निरोधक अधिनियम की स्थापना 1954 में की गई थी। खाद्य मिलावट निरोधक अधिनियम प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए खाने की वस्तुओं में मिलावट रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था। 56 का बी हो जाएगा। 54 ओके। 57 खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए कौन सी विधि अधिक वैज्ञानिक है? खाद्य पदार्थों के परिरक्षण की सर्वाधिक वैज्ञानिक विधि विकिरण विधि है। विकिरण विधि एक परिरक्षण की ऐसी भौतिक प्रक्रिया है जो पर्यावरण की दृष्टि से पूर्णतः सुरक्षित होती है। इसमें कम ऊर्जा व्यय होती है तथा रेडियोधर्मिता जैसी भी कोई समस्या नहीं रहती। इस विधि में खदानों को संक्रमित करने वाले जीवाणु एवं कीड़ों का आंशिक या पूर्ण विनाश हो जाता है, क्योंकि विकिरण प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इनके डीएनए को प्रभावित करते हैं। ठीक है, 57 का क्या हो जाएगा? सी, विकिरण विधि। मोनोसोडियम ग्लूटामेट निम्न में से किसका रासायनिक नाम है? तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट अजीनोमोटो का रासायनिक नाम है। अजीनोमोटो चीन तथा जापान के अधिकांश खाद्य पदार्थ में डाले जाने वाले एक प्रमुख घटक है। 58 का क्या हो जाएगा? सी। 59 जैम बनाने में निम्नलिखित का अनुपात महत्वपूर्ण है। 59 जैम बनाने में चीनी और पेक्टिन का अनुपात महत्वपूर्ण होता है। फल के रस में पेक्टिन कम होने पर प्रति 1 केजी चीनी में 10 ग्राम पेक्टिन बाहर से मिलाना चाहिए। 59 का क्या हो जाएगा? ए, चीनी और पेक्टिन। ओके। 60 में है एफईओ मानक का प्रयोग किस पर किया जाता है? एफईओ मार्क भारत में बेचे जाने वाले सभी प्रसंस्कृत संरक्षण फलों के उत्पाद जैसे कि पैक किए गए फलों के पेय पदार्थ, फल जैम, सीक्वेंस, अचार, निर्जलित फलों के उत्पाद आदि पर यह चिन्ह अनिवार्य है। तो 60 का क्या हो जाएगा? डी। ओके, खाद्य पदार्थ। 61 डॉट के रोगियों को प्रोटीन युक्त आहार देने से मना किया जाता है। गुर्दे के रोगियों को प्रोटीन युक्त आहार देने से मना किया जाता है। ब्रेक के रोग, दीर्घावधि यूरेमिया, यकृत के रोग, हिपैटिक कोमा आदि की स्थिति में कम प्रोटीन युक्त आहार दिया जाता है। प्राणिज स्रोतों से प्राप्त भोज्य पदार्थों में उच्च जैविक मूल्य वाला प्रोटीन होता है, अतः इनकी मात्रा थोड़ी दी जानी चाहिए, परंतु प्रोटीन कम दिए जाने से शरीर में विटामिन तथा खनिज लवण की कमी हो जाती है, इसलिए एक मल्टीविटामिन की गोली देना अनिवार्य होता है। 61 का हो जाएगा ए, समझे। 62 निम्नलिखित में से कौन एक उत्तम कोलेस्ट्रॉल अंश है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एक उत्तम कोलेस्ट्रॉल अंश है। 62 का सी। 63 जब वजन सामान्य वजन से 30% अधिक होता है, जब किसी व्यक्ति का शारीरिक भार सामान्य से 20% अधिक होता है तो वह व्यक्ति मोटा ओबेस कहलाता है, तथा जब शारीरिक भार सामान्य वजन से 30% से अधिक हो जाता है तब उसके मोटापे की अवस्था को मॉडरेट ओबेसिटी कहते हैं। ठीक है, फिर से समझेंगे। जब किसी व्यक्ति का शारीरिक भार सामान्य से 20% अधिक होता है तो वो व्यक्ति मोटा ओबेस कहलाता है। ठीक है, तथा शारीरिक भार सामान्य वजन से 30% से अधिक हो जाता है तो उसे मोटापे की अवस्था को मॉडरेट ओबेसिटी कहते हैं। समझ गए? तो 63 का क्या हो जाएगा? बी, मॉडरेट ओबेसिटी।
ओके। कौन सा जीवाणु पेप्टिक अल्सर का कारण है? 64। सी हेलियोबैक्टर पाइलोरी जीवाणु पेप्टिक अल्सर का कारण है। पेप्टिक अल्सर में अमाशय तथा पक्वाशय के श्लेष्मिक झिल्ली में घाव हो जाता है। घाव के कई कारण छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। अमाशय की दीवारों की श्लेष्मिक झिल्लियां धीरे धीरे गलकर नष्ट हो जाती है, अर्थात अमाशय एवं पक्वाशय की श्लेष्मिक झिल्लियां का ही पाचन अमाशय इसके कारण होने लगता है, जिसे पेप्टिक अल्सर कहते हैं। 64 का हो जाएगा सी। 65 पीलिया रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? पीलिया रोग यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये हमारे उदर गुहा में दाईं ओर स्थित होती है। यकृत के रोगग्रस्त होने के बाद सबसे पहले प्रकट होने वाला सबसे पहले लक्षण पीलिया का होना। पीलिया की स्थिति में रक्त नालिका में बाधा उत्पन्न होने लगता है। इस कारण रक्त में पित्तरस की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिससे त्वचा श्लेष्मिक झिल्लियां का रंग पीला हो जाता है। इसी को ही पीलिया कहते हैं। 65 का क्या होगा? सी। 64 हिपैटिक कोमा में निम्न प्रकार का आहार दिया जाता है। हिपैटिक कोमा एक गंभीर एवं भयंकर नाड़ी संबंधी रोग है। इस प्रकार की बीमारी में रोगी को अधिक प्रोटीन और अधिक कैलोरी युक्त भोजन दिया जाता है। इससे मुख्य कारण निम्नलिखित है: यकृत सिरोसिस, अत्यधिक मद्यपान, विषाक्त पदार्थों का डिटॉक्सिफिकेशन, विषाक्त पदार्थ का जमाव, लक्षण आलस्य एवं थकान, हाथ पैर सीधा करने पर कंपन, चिड़चिड़ापन आदि। 66 का क्या हो जाएगा? डी, अधिक प्रोटीन अधिक कैलोरी। ओके। 67 डॉट मधुमेह रोग का लक्षण भी हो सकता है। 67 आकस्मिक वजन में कभी मधुमेह रोग का लक्षण भी हो सकता है। मधुमेह न केवल भारत का एक मुख्य समस्यात्मक रोग है, बल्कि विश्व के अनेक देशों में इसके रोगी अधिक हैं। शरीर में इंसुलिन हार्मोन के अल्प स्रावन के कारण होता है। यह चयापचय संबंधी रोग है। इंसुलिन की कमी के कारण कार्बोज का चयापचय ठीक प्रकार से नहीं हो पाने के कारण मधुमेह रोग हो जाता है। इसके प्रमुख लक्षण हैं पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, निर्जलीकरण, थकान, घाव देरी से भरना, डायबिटिक कोमा। ओके। 67 का डी होगा, आकस्मिक वजन में कमी। ओके। 68 जब बच्चों की वृद्धि तीव्रता से बाधित हो, उसके शरीर पर कम उपचर्म, वसा और मांसपेशी होती है, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? सूखा रोग, मैरास्मस। जब बालक के आहार में प्रोटीन एवं ऊर्जा दोनों की ही कमी हो जाती है, तो सूखा रोग हो जाता है। यह रोग 6 माह से 18 माह के शिशु को हो जाता है। 4 वर्ष के बच्चों में भी यह पाया गया है। लक्षण: सूजन बिल्कुल नहीं होती है, वजन अत्यंत कम हो जाता है, शिशु की लंबाई में वृद्धि नहीं होती है, शिशु अधिक उम्र का दिखाई देता है। तो इस प्रकार 68 का आंसर क्या है? बी। क्या है? बी, सूखा रोग। ठीक है। 69 एन्कोलॉजी। एक मिनट। एन्कोलॉजी किस रोग का निदान एवं उपचार है? एन्कोलॉजी कैंसर रोग का निदान एवं उपचार है। 69 का सी। ठीक है। 70 निम्न में से कौन से पोषण अभाव रोग नहीं है? डिस्लिपिडेमिया, एनोरेक्सिया नर्वोसा आदि पोषण अभाव रोग नहीं है। रक्त में लिपिड की मात्रा असामान्य बढ़ जाने की स्थिति को डिस्प्लीमेडिया कहते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक तरह की खाने से संबंधित विकार है। इस बीमारी में शरीर का वजन बढ़ने को लेकर गलत अवधारणाएं होती है। यह एक प्रकार की मानसिक अवस्था है, जिसमें व्यक्ति को लगता है कि अगर वह भोजन का सेवन करेंगे तो मोटे हो जाएंगे। इस कारण वह व्यायाम, डाइटिंग को आवश्यकता से अधिक करने लगते हैं। ठीक है। तो 70 का क्या हो जाएगा? सी, ऑस्टियोमलेशिया। सी है। एक मिनट। सी में जैसे बी और सी ऑप्शन होगा, डिस्लिपिडेमिया और ऑस्टियोमलेशिया। ओके। 71 गर्भवती महिला के लिए लौह तत्व की प्रस्तावित आहारिक मात्रा ICMR 2010 है। गर्भवती महिला के लिए लौह तत्व की 71 ही है ना। गर्भवती महिला के लिए लौह तत्व की प्रस्तावित आहारिक मात्रा ICMR 2010 35 मिलीग्राम डे। ICMR 2020 के अनुसार लौह तत्व की प्रस्तावित आहारिका मात्रा 40 मिलीग्राम पर डे कर दी गई है। ठीक है। 71 का भी होगा। 72 में है, गर्भवती महिला के लिए ऊर्जा और प्रोटीन की अतिरिक्त आवश्यकता क्या है? तो 72 का गर्भावस्था में 1 सेकेंड 71 का 35 मिलीग्राम होगा। ठीक है।
72 में गर्भावस्था में कैलोरी ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है। गर्भावस्था में गर्भवती के वजन एवं शरीर के आकार में वृद्धि होती है। इन दोनों में वृद्धि होने से आहारीय चयापचय बेसिक मेटाबॉलिक रेट में वृद्धि हो जाती है। परिणामतः कैलोरी की मांग बढ़ जाती है। ICMR के भोज्य विशेषज्ञों के अनुसार गर्भावस्था में 300 किलो कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा लेनी चाहिए। गर्भस्थ शिशु के शरीर निर्माण, गर्भिणी के शरीर के ऊतक की टूट-फूट की मरम्मत एवं नए तंतुओं के निर्माण हेतु गर्भवती स्त्री के आहार में साधारण स्त्री की अपेक्षा 15 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन होना चाहिए। 72 का बी होगा, 300 किलो कैलोरी और 15 ग्राम। ठीक है। 73 नेक्स्ट पेज में है और ये लास्ट पेज है लग रहा है। 1 सेकेंड। 73 उच्च प्रोटीन युक्त आहार में प्रतिदिन प्रोटीन देनी चाहिए। कितना? मानव स्वस्थ रहने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण युक्त भोजन का प्रयोग करता है। इनमें से प्रत्येक की मात्रा शारीरिक अवस्था एवं आवश्यकताओं के अनुसार बदलती है। अत्यधिक प्रोटीन युक्त भोजन की आवश्यकता सामान्यतः गर्भवती स्त्री, शिशुओं एवं किशोरों की होती है, ताकि वे शारीरिक भली-भांति कर सकें। शारीरिक विकास। प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ मांसपेशी, हड्डी, त्वचा आदि का विकास करने के साथ साथ बीमारी से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। उच्च प्रोटीन युक्त आहार में लगभग 50 से 100 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन के भोजन में उपस्थित रहना चाहिए। दालें, दूध, पनीर, अंडे तथा मांस प्रोटीन के प्रचुर स्रोत है। 73 का ए हो जाएगा, 50 से 100। ओके। 74 निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में किसमें कोलेस्ट्रॉल है? 74 कोलेस्ट्रॉल लीवर से उत्पन्न होने वाले एक मोम जैसा पदार्थ होता है। स्वस्थ शरीर को एक निश्चित मात्रा में कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है, परंतु इसकी अधिक मात्रा शरीर में हार्ट ब्लॉकेज, दिल का दौरा एवं हृदय संबंधी अन्य बीमारी को जन्म देता है। हरी पत्तेदार सब्जी, चावल तथा मूंगफली में कोलेस्ट्रॉल नगण्य रूप से पत्तेदार सब्जी, चावल तथा मूंगफली में कोलेस्ट्रॉल नगण्य रूप से, जबकि अंडे की जर्दी से किसी भी अन्य खाद्य पदार्थ से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। औसतन एक अंडे में 250 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। 74 का हो जाएगा क्या? सी अंडे। 75 ORS में ग्लूकोज इसके लिए मिलाया जाता है। किसके लिए? ORS में ग्लूकोज ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए मिलाया जाता है। 75 का हो जाएगा बी चावल। नहीं भाई, 74 का सी है और 75 का हो जाएगा ऊर्जा का स्रोत। ठीक है, बी हो जाएगा। और 76 दही का खट्टापन किस जीवाणु के कारण होता है? 1 मिनट। लैक्टोबैसिलस। दही का खट्टापन लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण होता है। लैक्टोबैसिलस प्रजातियां प्रोबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया है जो आमतौर पर मानव पाचन और मूत्र पथ में जाते हैं। उनका सेवन दस्त और आंत स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। ये शरीर में भोजन को तोड़ने, पोषक तत्व को अवशोषित करने और खराब जीवों से लड़ने में मदद कर सकते हैं, जो बीमारी का कारण बन सकते हैं। तो 76 का हमारा क्या हो जाएगा? ए लैक्टोबैसिलस। 77 में है मसालों के अधिक प्रयोग से किस अम्ल का स्रावन अधिक होता है? तो मसालों के अधिक प्रयोग से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का स्रावन अधिक होता है, जिसके कारण सीने में जल, पेट में जलन एवं तेज दर्द तथा सांस लेने में तकलीफ होने आदि की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे एसिडिटी अम्लता कहा जाता है। हमारे शरीर के अमाशय में पाचन क्रिया के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पेप्सिन का स्रावन होता है, जो कि सामान्यतः अमाशय में ही मौजूद रहते हैं तथा पाचन में सहायता करते हैं। मसाले तथा गलत खान पान के कारण जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन अधिक हो जाता है तब ये समस्या उत्पन्न होती है। 77 का क्या हो जाएगा? बी। 78 फलों और सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी समृद्ध मिश्रण मिलता है। 78 फलों और सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी समृद्ध मिश्रण में मिलता है। फलों और सब्जियों में भरपूर मात्रा में विटामिन एवं खनिज लवण पाए जाते हैं, जो शरीर निर्माण तथा सुरक्षात्मक कार्य करते हैं। 78 का हो जाएगा सी, अवशोषण क्षमता बराबर होती है। ओके। 79 1 मिनट। 78 का हो जाएगा सी, गोभी और संतरा। फलों और सब्जी में सर्वाधिक विटामिन सी समृद्ध हो जाएगा विटामिन सी। ओके, मसाले वाला है इसका क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ओके, बी। 79 सोलर कुकर के डिब्बों में काला रंग होने से उसमें क्या होता है? तो 79 का सोलर कुकर के डिब्बे में काला रंग होकर अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। सोलर कुकर ऐसी युक्ति है जो सूरज के प्रकाश एवं ऊष्मा की ऊर्जा से भोजन पकाता है। काला रंग सूर्य की किरणों को अवशोषित करता है। तो बी हो जाएगा 79 का बी। 80
जल की अस्थायी कठोरता दूर करने की विधि है। जल की अस्थायी कठोरता उससे घुले मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होते हैं। अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा Na2CO3 को उसमें मिलाकर गर्म किया जाता है। 80 का ये 81 भोजन संक्रमण भोजन में उपस्थित रोगजनक जीवाणुओं को रोगाणुओं को खा लेना। भोजन संक्रमण भोजन में उपस्थित रोगजनक जीवाणु रोगाणु को खा लेना यह कथन सत्य है। 81 का बी हो जाएगा सत्य। 82 किस मूल द्रव की कमी से बच्चों में जर्बामानता का विकास होता है? तो ये हो जाएगा जिन बच्चों के माताओं ने गर्भकाल के दौरान पर्याप्त मात्रा में आयोडीन का सेवन नहीं किया उन्हें जर्बामानता रोग हो जाता है। लक्षण: बच्चे की शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि एवं विकास रुक जाता है। बच्चा मानसिक रूप से विकलांग हो जाता है। बच्चे की लंबाई काफ़ी कम हो जाती है तथा कद छोटा हो जाता है। मांसपेशियां कमजोर, ढीली एवं दुर्बल हो जाती है। 82 का हो जाएगा बी आयोडीन। ठीक है। 83 निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण रोधी है? 83 सेलेनियम ऑक्सीकरण रोधी खनिज लवण है। सेलेनियम सामान्य वृद्धि एवं उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति में अमूल्य भूमिका निभाता है। सेलेनियम मांसपेशियों में पाया जाता है, परंतु जिन पशुओं की पेशियों में सेलेनियम अनुपस्थित रहता है उनकी सफ़ेद मांसपेशी रोग ग्रस्त रहते हैं, उनके पेशियों में यह नहीं पाया जाता है। 83 का हो जाएगा सी। 84 मैग्नीशियम डॉट हेतु महत्वपूर्ण है। मैग्नीशियम हड्डी बनने बोन फॉर्मेशन महत्वपूर्ण है। कैल्शियम फास्फोरस की भांति मैग्नीशियम भी शरीर की वृद्धि में अहम भूमिका निभाता है। मैग्नीशियम हड्डियों में कार्बोनेट एवं फास्फोरेट के रूप में उपस्थित रहता है। तो 84 का हो जाएगा ए अंग सुरक्षा। 85 लाल तार के तेल में होता है। विटामिन ई के मुख्य स्रोत नारियल के तेल, बिनौल के तेल, खजूर के तेल, चावल की भूसी तथा लाल तार के तेल आदि। तार के लाल तेल को उसका नाम अपने विशिष्ट गहरे लाल रंग की वजह से मिला है। तार के लाल तेल में टोकोफेरोल और टोकोट्राइनोल विटामिन ई परिवार के सदस्य हैं। 85 का डी। एस्कॉर्बिक एसिड को कहा जाता है। 86 विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन सी नींबू, संतरे, मौसमी और कई अन्य फलों में तथा पत्ता गोभी, टमाटर, सेम की फली व अन्य हरी सब्जियों में पाया जाता है। इसकी थोड़ी मात्रा दूध में भी उपस्थित होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इस रोग में घाव आसानी से नहीं भरते और घाव को भरने में अधिक समय लगता है। 86 का हो जाएगा सी विटामिन सी। ओके। मानव दूध डॉट विटामिन का अच्छा स्रोत है। 87 मानव दूध विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। मानव दूध माँ का दूध में वसा, ऊर्जा, प्रोटीन, कैल्शियम, सेलेनियम, विटामिन बी समूह, विटामिन ए, विटामिन सी तथा सूक्ष्म मात्रा में आयरन, विटामिन डी तथा अन्य पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। 680 ml मानव दूध में 50 mg रेटिनॉल होता है। ठीक है। 87 का क्या हो जाएगा? बी। 87 बी विटामिन ए। ओके। 88 विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन सी गंधहीन पानी में घुलनशील आग से प्रभावित सफ़ेद पदार्थ है। क्षार, ताप, प्रकाश एवं तांबा धातु की उपस्थिति में यह शीघ्र ऑक्सीकृत होता है। प्राप्ति के साधन आंवला, अमरूद इसके सबसे अच्छे स्रोत है। खट्टे रसीले फल, ताज़ी हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज एवं दाल इसके अच्छे साधन हैं। कार्य: यह कोलेजन के निर्माण, घाव भरने, हार्मोन्स को सक्रिय करने, न्यूरोट्रांसमीटर को बनाने तथा कोशिका श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 88 का हो जाएगा ए स्कर्वी। 89 बेरी रोग किसकी कमी से होता है? बेरी रोग विटामिन B1 की कमी के कारण होता है, जिसका रासायनिक नाम थायमिन है, जो कि एक आवश्यक पोषक तत्व है जिसका उपयोग कोशिकाओं द्वारा भोजन को ऊर्जा एनर्जी में बदलने में मदद करने के लिए किया जाता है। मानव शरीर में विटामिन B1 या थायमिन की आपूर्ति खाद्य पदार्थों द्वारा की जाती है, इसलिए भोजन के रूप में विटामिन B1 की थोड़ी मात्रा का सेवन बेरी रोग का कारण बनता है। 89 का सी होगा बायोटिन। ओके। नहीं, 89 का है थायमिन, बेरी थायमिन। ठीक है। 89 का थायमिन हो जाएगा। 88 का आपका हो जाएगा स्कर्वी। ठीक है। 90 जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार होता है। जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भाग होता है कितने ग्राम का?
जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम का होता है। नवजात शिशु का सिर उसके संपूर्ण शरीर का 1/4 होता है। नवजात शिशु के कंधे पतले, गर्दन सक्रिय, पेट कुछ लंबा, नाक, चपटी और जबड़े अविकसित होते हैं। 90 का भी होगा 350। 91 भोजन जिसमें संतृप्त वसा, ट्रांस वसा, कोलेस्ट्रॉल और परिष्कृत शर्करा कम होती है, यह उन्नत रक्त दौड़ को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं। भोजन में जिसमें संतृप्त वसा, ट्रांस वसा, कोलेस्ट्रॉल, परिष्कृत शर्करा कम होती है, वह उन्नत लिपिड स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं। 91 का बी लिपिड स्तर। ओके। 92 निम्न द्वारा शरीर में नियासिन को संश्लेषित किया जा सकता है। 92 का हो जाएगा ट्रिप्टोफैन द्वारा शरीर में नियासिन को संश्लेषित किया जा सकता है। ट्रिप्टोफैन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है, एसेंशियल एमिनो एसिड है। 60 मिलीग्राम ट्राइप्टोफैन कन्वर्टेड 1 मिलीग्राम नियासिन। नियासिन एक जल में विलय विटामिन है जिसे B3 भी कहते हैं। तो 92 का हो जाएगा ए ट्रिप्टोफैन। ओके। 91 का बी है लिपिड स्तर और 92 का हो जाएगा ट्रिप्टोफैन। ठीक है, ट्रिप्टोफैन है। ट्रिप्टोफैन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है। यह विटामिन बी नियासिन के संश्लेषण में मदद करता है। यह सीरोटोनिन का पूर्वगामी प्रोड्यूसर है। यह न्यूरोट्रांसमीटर के संश्लेषण में मदद करता है। 93 का सी हो जाएगा आवश्यक अमीनो। ठीक है। 94 गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन है ग्लूटीन। दो तरह से प्रोटीन होते हैं, ग्लाइडिन तथा ग्लाइडिन, इन दोनों ही प्रोटीन को सम्मिलित रूप से ग्लूटीन कहते हैं। 95 थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन अधिक स्रावित होने पर 95 का थायराइड ग्रंथि से मुख्य हार्मोन थायरॉक्सिन होता है। यह शरीर की उपापचयी क्रियाओं का नियमन तथा नियंत्रण करता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन अधिक स्रावित होने पर BMR कम होता है, इसलिए 95 का हो जाएगा बी। 96 लैक्टिन कार्बोहाइड्रेट बॉन्डिंग प्रोटीन्स है। तो ये कार्बोहाइड्रेट बॉन्डिंग प्रोटीन्स यह कथन सही है। लेक्टिन मुख्यतः अरंडी के बीज में बीन्स ऑफ द कैस्टर में पाया जाता है। यह विषाक्त टॉक्सिस होते हैं। तो 96 का ए हो जाएगा सही। निम्न में कौन सा वनस्पति प्रोटीनेज है? वनस्पति प्रोटीन पेपेन या पपीते में पाया जाने वाला है एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। पेप्सिन तथा ट्रिप्सिन ये दोनों प्रोटीन पाचक एंजाइम है। यह अमाशय में प्रोटीन को सरल अणुओं में तोड़ता है। यूरियस यह भी एक प्रकार का एंजाइम है जिसकी मदद से यूरिया का अमोनिया में अपघटन हो जाता है। तो 97 का हो जाएगा डी पेपेन। 98 निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत दूध में अधिक होता है? मानव स्वास्थ्य के लिए वही भोजन लाभदायक है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण एवं विटामिन उचित मात्रा में उपलब्ध हो। इस परिप्रेक्ष्य में दूध पूर्ण आहार है। कार्बोज का हो जाएगा 4.6 से 4.9%, वसा में हो जाएगा 3.0 से 3.7%, प्रोटीन में 3.2 से 3.5%, जल में 87.0%, SNF सॉलिड नॉट फैट 8.5%। 98 का हो जाएगा सी कार्बोहाइड्रेट। 99 एक व्यक्ति के सामान्य आहार में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट संपूर्ण ऊर्जा को लगभग 1.5 ऊर्जा प्रदान करता है। एक व्यक्ति के सामान्य आहार में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट संपूर्ण ऊर्जा की लगभग 60% ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोज हमारे भोजन का मुख्य भाग है। यह कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के संगठन से बनती है। इसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन जल के अनुपात में होते हैं। तो 99 का क्या हो जाएगा? डी 60%। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का लास्ट क्वेश्चन है। फफूंदी किस प्रकार का एक रोग फैलाता है? कवक फफूंद हरित लवक रहित संकेंद्रीय थैलोफाइटा है। ये संसार के सभी भागों में पाए जाते हैं। इनके संक्रमण से सामान्यतः त्वचा से संबंधित रोग होते हैं। इससे होने वाली प्रमुख बीमारियां दमा, एथलीट फुट, गाज तथा दांत आदि। तो 100 का हो जाएगा सी त्वचा संबंधी। इस प्रकार प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का लास्ट क्वेश्चन था और थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है डिस्क्रिप्शन, क्योंकि ये हम लोगों के लिए हेल्पफुल है काफ़ी, इस वजह से मैंने एक्सप्लेन किया। आप लोग फीडबैक ज़रूर देंगे। सो थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय, टू टेक केयर।